रानी परी की जादुई साड़ी। भारत के एक बेहद खूबसूरत राज्य उत्तराखंड में एक मुंशियारी नाम का एक बेहद खूबसूरत गांव बसा हुआ था। उस गांव में छवि नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। छवि का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। अपना पेट पालने के लिए वो मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचा करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से छवि की माला नहीं बिक रही थी। इस कारण वो भर पेट खाना भी नहीं खा पा रही थी। एक दिन छवि माला बेचते हुए अपने मन में सोचती है, कई दिनों से ना जाने क्यों ये माला बिक ही नहीं रहे हैं। मैंने बड़ी ही मेहनत से इन माला को बनाया था, अब तो ये मुरझाने भी लगे हैं। अगर ये बिके नहीं तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो मैं भूख के कारण मर ही जाऊंगी। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। बेचारी छवि बहुत परेशान होती है और अपने सारे माला उठाकर घर ले आती है। अब तो इनका कोई काम ही नहीं है। कौन खरीदेगा ये मुरझाए हुए फूलों की माला? खाने के लिए घर में जरा सा भी अनाज नहीं है। एक काम करती हूँ, आस पड़ोस में किसी से थोड़ा सा खाना मांग कर देखती हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। इतना सोचकर छवि अपनी पड़ोसन के घर जाती है और बोलती है, काकी, ओ काकी, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। 3 दिन से पेट भर खाना नहीं खाया है। ये ले, कल का बचा हुआ थोड़ा सा खाना रखा है, ये खाना अपने घर लेती जा, खा लियो। काकी का दिया हुआ खाना लेकर छवि अपने घर आ जाती है और भरपेट खाना खा लेती है। अगले दिन फिर से वही होता है। छवि के फूल नहीं बिकते और आज भी वो अपने लिए कुछ खाने का नहीं खरीद पाती। ऐसे में छवि दोबारा अपने पड़ोस वाली काकी के पास जाती है, लेकिन इस बार काकी छवि को डांट कर भगा देती है। तुझे एक दिन मैंने खाना दे दिया तो क्या अब तूने रोज रोज का ड्रामा लगा लिया है? नहीं आज मेरे घर में खाना। छवि मायूस होकर अपने घर के चबूतरे पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक औरत आती है और कहती है, क्या हुआ छवि बिटिया, यहाँ उदास क्यों बैठी हो? आंटी जी, इस भगवान ने भूख और तकलीफ के सिवाय मुझे कुछ नहीं दिया। ना जाने क्यों उसने मुझको ही ऐसी जिंदगी दी है। इस दुनिया में और भी कितने अमीर लोग हैं। अगर उनका थोड़ा सा धन मेरे जैसे गरीब लोगों के पास होता तो हम 2 वक्त का खाना भर पेट खा पाते। छवि, अगर भगवान इंसानों को उसके मन की चीजें दे देगा तो इंसानों को उसकी कीमत कैसे पता चलेगी? भगवान एक इंसान को वही चीज देता है जिसका वो हकदार होता है। लेकिन तुम उदास मत हो बिटिया, भगवान मौका सबको देते हैं। देखना, एक न एक दिन तुम्हें भी वो मौका जरूर देंगे। लेकिन कब? जब मैं भूख से मर जाऊंगी? आप ही बताइए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें भूख लगी है, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भरपेट स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी, वो भी गरम गरम बनाकर। खाने का नाम सुनकर छवि बिना किसी सोचे समझे उस औरत के साथ उसके घर चली जाती है। वो औरत छवि को बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। छवि ने बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। भरपेट खाना खाने के बाद वो उस औरत से कहती है, माफ कीजिए, मैंने आपसे आपके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और आपसे इतनी सारी बातें कर ली, यहाँ तक कि आपके घर आकर खाना भी खा लिया। छवि, भूख ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा देती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हो? क्योंकि इस गांव में मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। छवि के इस सवाल को सुनकर वो औरत मुस्कुराती है और एक परी में बदल जाती है। उस औरत को अपनी आंखों के सामने एक परी में बदलता देख छवि हैरान हो जाती है। आपने ये क्या किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? आपने अचानक से अपना रूप कैसे बदल लिया? तुम घबराओ मत छवि, तुम्हें भगवान से बहुत शिकायत थी ना, इसलिए मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मैं रानी परी हूँ। भगवान ने हमें इंसानों की मदद करने के लिए बनाया है। तुम बहुत संकट में थी, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा। आप रानी परी हो और आप सच में मेरी मदद करने आई हो? लेकिन कैसे? आज तो आपने मुझे खाना खिला दिया, लेकिन क्या आप मुझे रोज खाना खिलाओगी? छवि की ये बात सुनकर रानी परी कुछ सोचने लगती है। यही तो तुम्हारी परीक्षा होगी छवि। मुझे तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना है कि भगवान ने जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसके लिए बिल्कुल सही है।
आप क्या सोच रही हो रानी परी? कुछ तो बोलो, मेरी बातों का जवाब दो। कुछ नहीं छवि, मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देती हूँ। उस साड़ी को पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जाओ, खुश रहो। इतना कहकर रानी परी छवि के सामने एक जादुई साड़ी प्रकट करती है और वहाँ से चली जाती है। छवि भी रानी परी की जादुई साड़ी पाकर बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी साड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। छवि को बहुत तेज भूख लगी थी। वो रानी परी की दी हुई जादुई साड़ी पहन लेती है और कहती है, हे जादुई साड़ी, अपना करिश्मा दिखा। रानी परी की कही हुई बातें सच कर और अपने जादू से मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन दे दे। छवि के इतना कहते ही वहाँ पर एक चमत्कार हुआ और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो गए। ये देखकर कि जादुई साड़ी सच में जादुई है, छवि चकित रह गई। छवि ने पेट भर खाना खाया और लेट गई। उसी रात वहाँ पर बादल के गर्जन की आवाज के साथ बहुत तेज बारिश हो गई। बारिश शुरू होते ही छवि के घर में पानी टपकने लगा क्योंकि उसकी छत कच्ची थी। हे भगवान, अब इस घर की परेशानी सहो। लेकिन मैं परेशानी क्यों सहूं? मेरे पास तो जादुई साड़ी है ना। इतना कहकर छवि जादुई साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, अपना चमत्कार दिखाओ और मेरी टूटी फूटी झोपड़ी को एक आलीशान बंगले में बदल दो। छवि के इतना कहते ही उसका घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। ये सब देख छवि बहुत खुश होती है। अरे वाह, अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो मैं जल्द ही बहुत रईस बन जाऊंगी। छवि ने अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और महंगे गहने भी जादुई साड़ी से मांग लिए। ओह माय गॉड, ये सब कितना खूबसूरत है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। एक काम करती हूँ, कल घूमने जाती हूँ। इतना सोचकर छवि अगले दिन घूमने के लिए निकल जाती है। वो एक बहुत महंगे 5 स्टार होटल में जाती है और वहाँ पर वेटर से कहती है, सुनो, तुम्हारे होटल में जो सबसे ज्यादा महंगी डिश है वो लेते आओ। थोड़ी देर में वेटर छवि को एक बहुत ही बेहतरीन डिश लाकर देता है। छवि बहुत खुशी से वो डिश खा जाती है। वाओ, कितना लाजवाब खाना है। अब तो मैं रोज यहीं आकर खाना खाऊंगी। वेटर, सुनो, एक कोल्ड ड्रिंक लेते आओ। वेटर छवि के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और कोल्ड ड्रिंक छवि के पैरों पर गिर जाती है। छवि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है? पागल इंसान, अब मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं देने वाली, समझे तुम? लेकिन आप ऐसा मत कीजिए मैडम, आपने बहुत महंगी डिश खाई है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगी तो ये पैसे मेरी सैलरी से कट जाएंगे। मेरे 3 महीने की सैलरी भी वो कीमत नहीं चुका पाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ मैडम, प्लीज गरीब पर तरस खाइए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानती। तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब की है। मेरा भी तो बहुत नुकसान हुआ है ना। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाली। इतना कहकर छवि बिना बिल पे किए वहाँ से चली जाती है। वो वेटर छवि के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन छवि को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। छवि की ड्रेस जरा सी गीली हो गई थी, जो कि तुरंत सूख गई। वह मुस्कुराते हुए घर की तरफ जा रही थी। तभी एक बहुत स्मार्ट लड़के ने अपनी गाड़ी रोकी और छवि से कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कहाँ जाना है? क्या मैं आपको छोड़ दूं? दिखने में तो आप किसी बड़े घर घराने की लग रही हो, फिर पैदल क्यों चल रही हो? उस लड़के की बात सुन छवि अपने मन में सोचती है, बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। पैदल चलना अब मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। फिलहाल के लिए इसको झूठ बोल देती हूँ। वो एक्चुअली बात ये है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ड्राइवर उसको ठीक कराने के लिए लेकर गया है और मुझे घर थोड़ा जल्दीबाजी में जाना था और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं पैदल ही जा रही हूँ। अगर ऐसा है तो आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। उसके बाद छवि उस लड़के के साथ उसकी गाड़ी में अपने घर चली जाती है। छवि की हरकतों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसके अंदर बहुत अधिक घमंड आ गया है। छवि घर जाते ही जादुई साड़ी पहनकर एक बहुत महंगी गाड़ी की इच्छा प्रकट करती है। उसके ऐसा करते ही उसके घर के सामने एक बहुत ही लग्जरी दिखने वाली गाड़ी प्रकट हो जाती है। उसके बाद छवि गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रख लेती है। अगले दिन छवि अपनी गाड़ी में बैठकर घूमने गई थी। ट्रैफिक में छवि को एक गरीब बच्ची दिखती है।
वो बच्ची छवि से कहती है, मालकिन, मेरी छोटी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार है। मुझे उसका इलाज करवाने के लिए थोड़े से पैसों की जरूरत है। भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। छवि को अब कोई मैडम कहता या फिर कोई मालकिन कहता था, ये सब सुन उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वो कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोग झूठ बोलकर भीख मांगते हो। मेरे पास नहीं है तुम लोगों को देने के लिए फालतू पैसे। इतना कहकर छवि गाड़ी के शीशे बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। छवि रात को 10 बजे घर पहुँचती है। घर पहुँचकर वो सबसे पहले कपड़े चेंज करती है और आराम से बैठकर स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाने लगती है। तभी वहाँ पर वही रानी परी प्रकट होती है। रानी परी को देखकर छवि बहुत खुश हो गई और बोली, रानी परी, आपकी जादुई साड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। इसने तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी। अच्छा, इसका मतलब तुम बहुत खुश हो। हाँ रानी परी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तुमने उस गरीब वेटर की खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोचा, जिसकी 3 महीने की सैलरी कट गई? उसके घर में उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। या फिर तुमने उस गरीब बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा, जिसकी छोटी बहन बीमार होने के कारण इस दुनिया को छोड़कर चली गई? तुमने तो उन लोगों की भी मदद करने का वादा किया था ना। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ छवि? तुम अपनी कही बातों पर क्यों नहीं रही? तुम्हारे अंदर इतना घमंड क्यों आया? क्या इन सब सवालों का जवाब है तुम्हारे पास? रानी परी की ये सारी बातें सुन छवि को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। वो दुखी हो गई और उसने रानी परी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से किसी की जान चली गई। मेरी वजह से कितना कुछ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगूं। एकदम से इतना सारा पैसा देखकर मैं बौरा गई थी। लेकिन अब तुम्हारे पछताने से क्या? उस छोटी बच्ची की जान वापस आ जाएगी। बताओ। रानी परी, इसके बदले आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए। मैं उस लड़की की मदद करना चाहती हूँ। मैं उसको अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं उसको उसकी छोटी बहन की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। साथ में मैं उस गरीब वेटर को पैसे भी देकर आऊंगी जो मैंने उस दिन नहीं दिए थे। मैं यहाँ तुमसे तुम्हारा सब कुछ वापस छीनने आई थी, लेकिन ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन सजा तो तुम्हें फिर भी मिलेगी। मैं तुमसे अपनी जादुई साड़ी वापस लेने आई हूँ। लाओ मेरी जादुई साड़ी, मुझे वापस कर दो। छवि रानी परी को उनकी जादुई साड़ी वापस कर देती है। रानी परी अपनी जादुई साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद छवि उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँच जाती है और उसे अपने साथ अपने घर पर ही रख लेती है। छवि उस वेटर को भी पैसे दे आती है। आज मुझे एक बात समझ आ गई। भगवान लोगों को एकदम से सब कुछ इसलिए नहीं देता ताकि उसको उन चीजों की कीमत समझ में आए। अब छवि के पास जितना था उतने में ही वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। जादुई हेयर बैंड की नदी। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक राज्य में राजा अर्जुन सिंह का राज था। राजा की पत्नी का नाम इंदुमती था। राजा इंदुमती से बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते थे। इंदुमती स्वभाव से थोड़ी घमंडी थी। उसे खुद पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी दासियों को अपने गहने दिखा दिखा कर जलाया करती थी। इसी वजह से महल की सभी दासियां उससे बहुत जलती थी, सिवाय सरला नाम की एक दासी से। सरला इंदुमती और राजा का बहुत आदर करती थी और वो कभी भी उनके बारे में कुछ भी नहीं कहती थी। इसी तरह एक बार की बात है, 2 दासियां आपस में बात कर रही थी। ना जाने महारानी इंदुमती अपने आप को क्या समझती है, हर वक्त अपने गहनों और अच्छे वस्त्रों पर इतराती रहती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उनको अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन उनका ये घमंड जरूर टूटेगा। उन दोनों दासियों की बातें सरला सुन लेती है और वो उनके पास आकर बोलती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? जिनके टुकड़ों पर पल रही हो उन्हीं के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। महारानी चाहे जैसी भी हो, परंतु उन्हीं के वजह से हमारा घर चलता है, इसलिए उनकी इज्जत किया करो। हम उनके सामने उनकी इज्जत करने का दिखावा करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है, वरना जैसे उनके लक्षण है कोई ना करे उनकी इज्जत। इतना कहकर वो दोनों दासियां वहाँ से चली जाती है और सरला भी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। सरला एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसकी बेटी थी जिसका नाम स्वीटी था। सरला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी,
क्योंकि उसकी बेटी के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। एक बार की बात है, सरला महल काम करने जा रही थी। तभी उसकी बेटी जिद करने लगती है कि उसको भी महल जाना है। माँ, मुझे भी महल जाना है, आप मुझे कभी महल लेकर नहीं जाती हो। मुझे भी वहाँ की चीजें देखनी है, कृपया कर मुझे भी ले चलो ना। देखो स्वीटी, मैं तुम्हें महल इसलिए नहीं लेकर जाती क्योंकि वहाँ बहुत महंगी महंगी चीजें रखी हुई हैं। यदि तुमसे कोई भी चीज छूट जाती है तो मैं जिंदगी भर महल में काम करके भी उस सामान की भरपाई नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जाती हूँ। लेकिन आज आपको मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा। मम्मी, मैं वादा करती हूँ, मैं कोई भी सामान नहीं छूऊंगी। स्वीटी के जिद करने पर सरला उसको अपने साथ महल ले जाती है। महल में सरला काम करने में व्यस्त हो जाती है और स्वीटी इधर उधर घूमकर महल देखने लगती है। अचानक से स्वीटी का हाथ एक कांच के गिलास पर पड़ता है और वो गिलास जमीन पर गिरकर टूट जाता है। इन सब से स्वीटी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वहाँ से महारानी गुजरती है और उनके पैरों में वही कांच चुभ जाता है। आह! ये कांच यहाँ पर किसने तोड़ा? मेरे पैर में लग गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। महारानी की आवाज सुन वहाँ राजा सहित बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सरला भी सारा काम छोड़कर वहाँ आ गई। राजा गुस्से में बोले, यहाँ पर कांच किसने तोड़ा? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल महारानी के लिए वैद्य को बुलाया जाए। राजा बहुत घबरा जाते हैं और महारानी को अपनी गोद में उठाकर कक्ष में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कक्ष में वैद्य जी आते हैं और वो महारानी का इलाज करते हैं। तब महारानी उनसे कहती है, महाराज, जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी। मुझे अच्छे से पता है वो छोटी बच्ची सरला की बेटी है। आज उसी की वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। जरूर उसी ने कांच तोड़कर नीचे गिराया होगा। महाराज को महारानी की बात सुन बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने दरबार में सरला और उसकी बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं, सरला, तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरी प्रिय महारानी को इतनी तकलीफ हुई है। उनका इतना रक्त बहा है। मैं तुम्हारी बेटी को सजाए मौत देता हूँ। राजा की बात सुन सरला बहुत घबरा जाती है और राजा के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा मत कीजिए महाराज, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ, परंतु आप इतनी सी बात के लिए मेरी बेटी की जान मत लीजिए। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है। राजा सरला की एक नहीं सुनते। थोड़ी ही देर में सरला की बेटी को मार दिया जाता है और सरला वो सब देखती रहती है। सरला को रोना भी नहीं आ रहा था। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता देख उसका दिल पत्थर का हो गया था। वो अपने मन में सोचती है, मैंने आपकी बहुत इज्जत की थी राजा साहब, लेकिन अब मैं अपनी मरी हुई बेटी की कसम खाती हूँ, आपसे और आपकी पत्नी से अपनी बेटी की बेवजह मौत का बदला जरूर लूंगी। इतना सोचकर सरला वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में महल में सब कुछ साधारण हो जाता है। फिर एक दिन पता चलता है कि महारानी गर्भवती है। राजा इस बात से बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। 9 महीने बाद महारानी एक बेटी को जन्म देती है जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसके सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। राजा और रानी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे। राजा ने खुशी के मारे पूरा महल सजा दिया था और पूरे राज्य को दावत में बुलाया था। सरला को ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था और उसको ऐसा मौका मिल गया। बेटी खोने का दुख क्या होता है अब आपको पता चलेगा राजा साहब। आज की दावत में महल में बहुत भीड़ होगी और उसी भीड़ का फायदा उठाकर मैं राजकुमारी को चुरा लूंगी। सरला बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपना मुंह ढककर दावत में जाती है और मौका पाकर राजकुमारी को उठाकर महल से बाहर भाग जाती है। सरला वो राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चली जाती है। राजा साहब, आपने एक माँ का दिल दुखाया था। एक माँ अपने मरे हुए बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन कुछ भी हो मैं आपकी तरह निर्दयी तो नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी की हत्या नहीं करूँगी, उसे अपने पास रखूंगी, पालूंगी। आपकी बेटी की पहचान उसके सुनहरे बालों से है, इसलिए मैं उसके सुनहरे बाल काट दूंगी और उसे हमेशा हमेशा के लिए टकली बना दूंगी। सरला ऐसा ही करती है। वो राजकुमारी के सुनहरे बाल काट देती है और उसका नाम पिंकी रख लेती है। दूसरी तरफ जब राजमहल में ये बात राजा और रानी को पता चलती है कि उनकी बेटी को किसी ने चुरा लिया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
तभी रानी इंदुमती रोते हुए कहती है, मुझे पता है महाराज, ये सब किसने किया है। मैं जानती हूँ, जरूर हमारी बच्ची को सरला ने ही चुराया होगा। मुझे ऐसा लगता है उसने अपनी बेटी की मौत का बदला लिया है और हमारी बेटी की जान भी ले ली। लेकिन हमारी गलती की सजा हमारी बेटी को क्यों मिल रही है महारानी? वो बेचारी तो मासूम थी। मासूम तो सरला की भी बेटी थी ना महाराज, लेकिन हमने निर्दयी होकर उसकी जान ले ली। राजा और रानी को अपनी बेटी के खोने का बहुत दुख था। साथ में उनको अपने द्वारा किए गई गलती का भी बहुत पछतावा था। राजा सैनिकों द्वारा सरला को अपने राज्य में बहुत ढूंढवाते हैं, परंतु सरला उन्हें कहीं नहीं मिलती, क्योंकि सरला तो दूसरे राज्य में चली गई थी। इसी तरह समय बीतने लगता है और सरला पिंकी का खूब ध्यान रखती है। लेकिन ना जाने क्यों एक बार टकला होने के बाद पिंकी के कभी बाल ही नहीं आते और वो हमेशा हमेशा के लिए टकली हो जाती है। एक बार की बात है, पिंकी सरला से कहती है, माँ, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, आप मुझे पढ़ने लिखने क्यों नहीं भेजती हो? सबको देखकर मेरा भी मन पढ़ने को करता है। बस इतनी सी बात मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तेरा दाखिला एक स्कूल में करवा दूंगी। उसके बाद सरला पिंकी का दाखिला स्कूल में करवा देती है। पिंकी बहुत खुशी खुशी पहले दिन स्कूल जाती है, परंतु स्कूल में बच्चे उसे देखकर उसका खूब मजाक बनाते हैं। तभी क्लास की एक लड़की बोलती है, अरे देखो तो जरा, हमारे क्लास में टकली कहाँ से आ गई? इसको हमारे स्कूल में दाखिला किसने दे दिया? ऐसा लग रहा है फुटबॉल चलकर अंदर आ रहा है। सभी बच्चे पिंकी का मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन पिंकी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप लास्ट वाले बेंच पर जाकर बैठ जाती है। अब रोजाना पिंकी के साथ यही सब होता था। स्कूल से लेकर घर के आसपास के सभी बच्चे उसका खूब मजाक बनाते थे। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी उसका खूब मजाक बनाते थे। पिंकी को इन सब बातों से बहुत दुख होता था। एक दिन वो सरला के पास जाकर कहती है, माँ, सभी लोग मेरा इस तरह मजाक क्यों बना रहे हैं? आखिर मैं टकली क्यों हूँ माँ? आपने तो मुझे जन्म दिया है ना, आपको तो पता होगा। चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो। मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है? मैं क्यों माँ की बच्चों से अलग हूँ? पिंकी की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु वो खुद को संभालते हुए पिंकी को जवाब देती है, चुप हो जाओ बेटी, जब तुम छोटी थी तभी तुम्हारे बाल सारे झड़ गए थे। उसके बाद तुम्हारे बाल कभी आए ही नहीं। पर तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी इस परेशानी का समाधान जरूर ढूंढूंगी। सरला पिंकी को सांत्वना देकर वहाँ से चली जाती है। इतने दिनों तक पिंकी को सरला ने बहुत प्यार से अपने पास रखा था, इसलिए सरला को पिंकी में अपनी बेटी स्वीटी नजर आती थी। पिंकी का दुख उसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पिता की सजा बेचारी इस निर्दोष बच्ची को दे दी। मेरी बेटी स्वीटी को मारने में पिंकी का तो कोई हाथ भी नहीं था, लेकिन अगर गलती मुझसे हुई है तो इसको मैं ही सुधारूंगी। इतना सोचकर सरला एक जादूगरनी के पास जाती है और जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कृपया कर मेरी मदद कर दीजिए। कैसी मदद चाहिए तुझे मुझसे? उसके बाद सरला पिंकी के बारे में जादूगरनी को सब कुछ बताती है। फिर जादूगरनी कहती है, मैं राजकुमारी पिंकी को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे अपना थोड़ा सा खून देना होगा। सरला बिना कुछ सोचे समझे जादूगरनी को अपना खून दे देती है। उसके बाद जादूगरनी उस खून को हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ती है और फिर कहती है, तुझे इस खून को पास वाली नदी में डालना होगा। फिर वो नदी तुझे एक जादुई हेयर बैंड देगी। अगर उस हेयर बैंड को राजकुमारी पिंकी अपने सर पर लगाती है तो उनके सर पर बहुत सुंदर सुंदर सुनहरे रंग के बाल आ जाएंगे। लेकिन ऐसा करते ही राजा को तेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि तू कहाँ पर है और तूने राजकुमारी पिंकी को कहाँ छुपा कर रखा है। तेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब तेरे ऊपर है कि तू ऐसा करेगी या नहीं। मैं राजकुमारी पिंकी को बिल्कुल ठीक करूंगी। यदि उनके माता पिता को इस बारे में पता चल भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा वो मुझे दंड ही तो देंगे ना। इतना कहकर सरला उस खून को ले जाकर पास वाली नदी में डाल देती है। तभी वो नदी सरला को एक जादुई हेयर बैंड देती है। सरला खुशी खुशी वो हेयर बैंड लेकर अपने घर जाती है
और पिंकी को देते हुए कहती है, बेटी, ये एक जादुई हेयर बैंड है। इसे लगाते ही तेरे सर पर बहुत लंबे और घने बाल आ जाएंगे। सच में माँ? हाँ मेरी बच्ची। उसके बाद पिंकी वो हेयर बैंड अपने सर पर लगा लेती है और ऐसा करते ही उसके सर पर बहुत लंबे और घने बाल आ जाते हैं। और दूसरी तरफ राजा को सोते हुए सपने में सब कुछ पता चल जाता है कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है और सरला ने उसे कहाँ रखा है। बिना ज्यादा समय गवाए राजा अपने सैनिकों और महारानी के साथ सरला के घर पहुँच जाते हैं और सरला से कहते हैं, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया सरला। मेरी बेटी को मुझसे इतने दिनों तक दूर रखा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें आजीवन के लिए कारावास में डाल देंगे। राजा की ये सारी बातें सुन पिंकी कहती है, कौन है आप और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? राजा और रानी पिंकी को देखते ही समझ जाते हैं कि ये उनकी ही बेटी है। सरला पिंकी को सारी बात सच सच बता देती है। सारी बातें सच जानने के बाद पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सरला कहती है, राजा साहब, मुझे आपकी सारी सजा मंजूर है। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। ऐसे कैसे माँ? आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। आपने बिल्कुल सही किया है। बल्कि गुनहगार तो ये दोनों पति पत्नी हैं जिन्होंने आपकी प्यारी सी बच्ची को मार डाला। पिंकी की ऐसी बातें सुन राजा और रानी सरला और पिंकी से माफी मांगने लगते हैं। सरला तो राजा और रानी को माफ कर देती है, परंतु पिंकी नहीं करती। लेकिन सरला के समझाने पर पिंकी मान जाती है। ठीक है, मैं आप दोनों को माफ तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आप दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी सरला माँ भी वही महल में जाकर रहे। पिंकी की इस बात से सभी सहमत हो जाते हैं और उसके बाद सरला और पिंकी राजा रानी के साथ महल चले जाते हैं और अब सभी मिलजुल कर वहीं पर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। और जादू हेयर बैंड की वजह से पिंकी के बाल भी वापस आ गए थे, इसलिए अब पिंकी के जीवन में भी किसी बात का कोई गम नहीं था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।